ओके राजा बेटा, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स की। आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मेन तीन ही कंपोनेंट हैं। देयर इज हेड, देयर इज ब्लड वेसल्स एंड देयर इज ब्लड, जिसकी हम बात करेंगे। ब्लड वेसल्स आज देखने वाले हैं। ठीक है जी, हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह के ब्लड वेसल्स हैं। देयर इज आर्टरीज, देयर इज वेन, देयर इज कैपिलरीज। इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है जी। और इसके बाद हम ये भी बात करेंगे इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, फंक्शन इनका क्या है। ठीक है, ये लेक्चर की थीम है। और थोड़ा सर्कुलेशन के बारे में भी बात करेंगे। हमने अभी ये देख लिया है कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की सर्कुलेशन होती है। देयर इज परमोलरी सर्कुलेशन एंड देयर इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। हमने हार्ट के बारे में हल्के फुल्के सी है ना जानकारी ले ली है कि हार्ट जो है इसके चार चेंबर होते हैं। हार्ट मेडिस्टेनम में लोकेटेड है, टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। और हार्ट के जो ऊपर वाले दो चेंबर है इन्हें एट्रिया कहा जाता है, नीचे वाले चेंबर्स को वेंट्रिकल कहा जाता है। एट्रियास को आपस में यानी एट्रियास को सेपरेट रखने के लिए देयर इज इंटर आर्टीरियल सेप्टम है, और वेंट्रिकल्स को सेपरेट रखने के लिए देयर इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। एक एट्रिया और वेंट्रिकल, सेम एट्रिया और वेंट्रिकल को आपस में सेपरेट रखने के लिए डेफिनेट वल्व एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान कस्पिड वल्व है। ठीक है, एंड देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि जो राइट साइड है इसमें ट्राइकस्पिड वल्व है, और जो लेफ्ट साइड है इसमें बाइकस्पिड वल्व है। ठीक है जी, इसी तरीके के वल्व एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द वेंट्रिकल्स और ये जो ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स की बेस पर भी वल्व एग्जिस्ट करते हैं, और उन वल्व को हम सेमिल्यूनर वल्व कहते हैं, आधे चांद जैसे वल्व। ठीक है जी, अच्छा ये बातें हमने कर ली थी, वो लेक्चर अपलोडेड है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल को एक्चुअली समझने से पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा हार्ट जो है मायोजेनिक है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा हार्ट जिसको हम बॉडी से बाहर भी निकाल दें तो भी वो बीट करता रहेगा। ठीक है जी, उसमें बीटिंग एबिलिटी रहेगी। ऐसे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। ठीक है जी, अच्छा मैंने लास्ट टाइम आपको हार्ट बीट का कॉन्सेप्ट ही बताया था। हार्ट बीट कौन एक्सप्लेन कर रहा है? हार्ट बीट, वेरी गुड। ठीक है जी, हमने ये डिस्कस किया था कि हार्ट जो है वो कार्डियक मसल फाइबर का बना हुआ है। कार्डियक मसल फाइबर स्पेशल काइंड के मसल्स होते हैं जो कि सिर्फ हार्ट की वॉल के अंदर, हार्ट की दीवार के अंदर बने हुए हैं। 99% कार्डियक मसल सिंपल है, 1% कार्डियक मसल स्पेशल है। स्पेशलिटी इनकी ये है कि वेरी गुड, उनमें ये एबिलिटी है कि वो करंट जनरेट करते हैं, और उस करंट को हम क्या कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में? इम्पल्स। उन इम्पल्स के अकॉर्डिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ठीक है जी, हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। हार्ट का एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स करना, हार्ट का एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार रिलैक्स करना हार्ट बीट कहलाता है। ठीक है जी, सो कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट बीट। ठीक है जी, अच्छा और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो हार्ट से दूर जाएगा, और जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आएगा। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट के राइट साइड से ब्लड किस तरफ जाएगा? दोनों कानों से बात सुनिए, लंग्स की तरफ। ठीक है जी, और जब हार्ट का लेफ्ट साइड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी की तरफ। ठीक है जी, अच्छा जब लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा तो इस सर्कुलेशन को हम क्या कह रहे थे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब बॉडी की तरफ जा रहा था सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कह रहे थे। ये दो तरह की सर्कुलेशन होती है, ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा, जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो इसके अंदर ब्लड आएगा। अब आप मुझे बताओगे जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो उसके लेफ्ट साइड में ब्लड कहाँ से आएगा? और जब हार्ट का राइट साइड रिलैक्स करेगा तो ब्लड कहाँ से आएगा? बॉडी से। और इस तरीके की ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के सीक्वेंस चलते रहेंगे। वन कंप्लीट सीक्वेंस को हम हार्ट बीट कहते हैं। मैंने आपको बताया था नॉर्मल जो पर्सन है, नॉर्मल एडल्ट के अंदर हार्ट 72 टाइम बीट करता है पर मिनट। वेरी गुड, ये बीट पर मिनट तब होगी जब बॉडी के अंदर होगा। हमारा हार्ट मायोजेनिक है, बॉडी से बाहर भी अगर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिल रही है तो वो सरवाइव करेगा, बीट कर रहा होगा, कॉन्टैक्ट रिलैक्स कर रहा होगा, लेकिन जो उसकी बीट है उसका रिदम लॉस हो जाएगा। जी राजा बेटा, हार्ट बीट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है। जब हार्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे तो ये बीट जो है मैंने बताया था बढ़ भी सकती है, ये हाँ बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है हार्ट पर, उस पेशेंट की बॉडी के ऊपर। ठीक है जी, अच्छा तो ये मायोजेनिक हार्ट के बारे में था, हार्ट बीट के बारे में था, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बारे में था, 72 बीट पर मिनट। और है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हमारा हार्ट का जो साइज है वो मुट्ठी जितना होता है। ठीक है जी,
हमारी जो मुट्ठी होती है किसी भी इंसान की, हल्की मुट्ठी बंद जो है उस जितना हार्ट का साइज होता है। आपको पता है हार्ट का वेट कितना है? वेट 300 से 500 ग्राम जी, 250 ग्राम अप्रोक्सीमेटली इन्होंने जवाब सही दिया है। और कोई 200 200 ग्राम, चले मेजोरिटी सही है, 200 से 300 ग्राम के अंदर इसका वेट होता है, ठीक है, हमारे हार्ट का। ये डायमेंशंस याद रखने की जरूरत नहीं होती वैसे, चले ठीक है। हार्ट बीट आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखें जैसे हमने देखा कि ब्लड जो है हार्ट जब बीट करेगा तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है बॉडी की तरफ और लंग्स की तरफ जाएगा, जब रिलैक्स करेगा तो ब्लड के अंदर आएगा। ब्लड वेसल्स, 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनको समझते हैं अब हम। कौन कौन सी हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है जी। एक होती है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम आर्टरीज को समझते हैं। आर्टरीज, आर्टरीज बॉडी की वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट से ब्लड दूर लेके जाती हैं, ठीक है। जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती हैं उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। ये देखें, पहले हम राइट साइड को समझते हैं। हार्ट का राइट साइड जो नहीं लेके नहीं आती, अभी हम देख रहे हैं ना, देखें ये राइट साइड है ना, ये हार्ट का राइट साइड है। यहां से ब्लड जाएगा लंग्स के पास, और जो हार्ट से ब्लड दूर लेके जाती है वो होती है आर्टरीज। ये वाली आर्टरीज है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरीज है। हार्ट के पास लेके नहीं आ रही, लेके जा रही है बेटा लंग्स की तरफ। वेन्स लेके आएंगी, उनकी बात अभी हम करते हैं, ठीक है बेटा। जो हार्ट से ब्लड लेके जाएंगी, ये लेके जा रही है, तो ये आर्टरीज हो गई, ये हो गई पल्मोनरी आर्टरीज। और दूसरी जो बड़ी आर्टरी होती है जो कि ब्लड पूरी बॉडी की तरफ लेके जाती है, उसे हम ऑर्टा कहते हैं। इसकी फिर आगे जाके ब्रांचेस बनेगी। देखिए ऑर्टा ब्लड दे रही है हमारे फेस को और नर्वस सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्ट ये हमारे यूरिनरी सिस्टम को, बोन्स को, मसल्स को, और ये हमारी प्यारी सी स्किन को, ठीक है जी। तो मैंने आपको अब तक ये बताया है कि वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड को अवे लेके जाए हार्ट से, टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट नॉन एज आर्टरीज। टेक अवे अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है, अंडरस्टूड बात है बेटा। टेक अवे फ्रॉम हार्ट, ब्लड को लेके जाएंगे ना, चले। अच्छा, एक और डेफिनेशन होती है इनकी, ठीक है, कि जो आर्टरीज है इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक्सेप्शन है। वेरी गुड, एक है पल्मोनरी और दूसरी है अम्बिलिकल आर्टरीज। एक्सेप्ट पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल आर्टरीज। चलिए जी, इसको समझते हैं अभी। देखें देवदास, मैंने बताया कि वो ब्लड वेसल जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो ना, वो आर्टरीज हैं, लेकिन हर आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो ये लाजमी नहीं होता। हमारी बॉडी में 2 ऐसी आर्टरीज होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, और उनमें से एक तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये रही, ये आपको ब्लू ब्लू दिख रही है, तो इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दूसरी एग्जाम्पल है अम्बिलिकल आर्टरी की। अम्बिलिकल आर्टरी कौन एक्सप्लेन कर रहा है जी? फीमेल। वेरी गुड, हमने डिस्कस किया था कि मदर की बॉडी में जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के लिए डिजाइन है यूट्रस, ठीक है जी। नहीं, अम्बिलिकल नहीं बेटा, उनकी डेवलपमेंट के लिए लाजमी होती है, लेकिन उनकी बॉडी में नहीं होती, ठीक है ना जी। ठीक है, अच्छा, ये जो बेबी डेवलप कर रहा है यहाँ पर, ये जो बेबी डेवलप कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको और मदर को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्शन डेवलप करता है, ठीक है जी। नहीं, इस कनेक्शन को इससे क्या कहते हैं? ये वाला स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, मैंने आपको स्पेशलिटी बताई थी प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा टेम्पररी फीटो मैटरनल कनेक्शन है। अच्छा बेटा, ये बात सुने, ये तो मदर की बॉडी का सिस्टम है। वेरी गुड वेरी गुड, ये जो है कि मदर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अच्छा, ये बेबी जब यहाँ पे डेवलप कर रहा है ना, कोई भी बेबी जब डेवलप कर रहा होता है मदर की बॉडी के अंदर, तो उसे हम बेबी नहीं कहते, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर फीटस कहा जाता है। फीटस, फीटस। तो प्लेसेंटा फीटो मैटरनल, प्लेसेंटा जो है वो फीटो मैटरनल कनेक्शन है, फीटो मैटरनल कनेक्शन है। अच्छा समय बेटा, ये टेम्परेरी है, जब तक प्रेगनेंसी लास्ट होगी तब तक रहेगा, जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर हुई ये जो है झड़ जाएगा। ह्यूमन प्लेसेंटा डेसिडुएट है,
प्रेगनेंसी के साथ झड़ जाता है बॉडी से। अच्छा, ये टेम्परेरी फीटो मैटरनल कनेक्शन होता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर 2 जनरेशन के सेल्स होते हैं। मदर एक जनरेशन की है, फीटस अगली जनरेशन का है। दोनों के सेल्स मिलकर इसको डेवलप कर रहे होते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। अच्छा, प्लेसेंटा का काम ये है कि मदर की बॉडी का ऑक्सीजन, मदर की बॉडी का वाटर, मदर की बॉडी से एनर्जी, यहाँ पे लिखते हैं मदर की बॉडी का ऑक्सीजन, फूड, वेरी गुड, वाटर, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी इस फीटस को। जब हमने फूड कहा तो ग्लूकोज वगैरह आ गया। और बेबी का जो वेस्ट है, बेबी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बेबी का जो वेस्ट बनेगा वो मिलेगा मदर को। अब प्लेसेंटा और ये देखो, ये बेबी, ये फीटस और प्लेसेंटा, इन दोनों के दरमियान गैप है। इस गैप को फुलफिल करने के लिए एक धागे नुमा स्ट्रक्चर डेवलप करता है, और उस धागे नुमा स्ट्रक्चर को पता है हम क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में सिर्फ होती ही 2 चीजें हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अम्बिलिकल आर्टरी और दूसरी अम्बिलिकल वेन। एक बार ये चीजें रिपीट करते हैं। देखें, जब प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी हो रही होती है, प्रेगनेंसी के दौरान एक कनेक्शन डेवलप करता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा एक टेम्परेरी फीटोमेटरनल कनेक्शन है जो कि मदर को और फीटस को कनेक्ट करता है। प्लेसेंटा का काम ये है कि मदर की बॉडी से ऑक्सीजन, वाटर और फूड इस फीटस को पहुंचाना, और फीटस का जो वेस्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मदर की सर्कुलेशन में शामिल करना। प्लेसेंटा और फीटस को कनेक्ट करने के लिए एक धागेनुमा स्ट्रक्चर डेवलप करता है, उसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 ही चीजें हैं, देयर इज अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन। और ये जो अम्बिलिकल आर्टरी है, इसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब इंटेलिजेंट हो, मुझे मालूम है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब तक मैंने डिफाइन क्या किया है? मैंने सिर्फ ये डिफाइन किया है कि हमारी बॉडी के अंदर वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड को अवे लेके जाएं हेड से, वो आर्टरीज हैं, और वो ब्लड वेसल्स जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के और अम्बिलिकल आर्टरी के, वो जो है आर्टरीज कहलाती हैं, ठीक है। अब सारी चीजें सीधी सीधी सी है। अगर हम इस आर्टरी का स्ट्रक्चर डिस्कस करने चाहें ना, तो आर्टरीज के अंदर 3 तरह की लेयर्स होती हैं, ठीक है। 3 तरह की लेयर होती हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये एक आर्टरी है, ठीक है जी। इसको आप यहाँ से क्रॉस सेक्शन करो, इसको यहाँ से कट करो। आपने इसको कट कर लिया। जब आप इसको देखोगे ना इस तरीके से, तो इसके अंदर आपको 3 लेयरें दिखेंगी इसकी। जी हाँ, जैसे से फॉर एग्जाम्पल ग्रीन है ना, इसके अंदर एक और लेयर इमेजिन कर लो, दूसरे कलर की हो सकती है, और उसके अंदर एक और लेयर इमेजिन कर लो, ठीक है। 3 तरह की लेयर्स होंगी, 3 लेयर्स होंगी। सबसे बाहर वाली जो लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर, इसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, ठीक है। ये जो मिडिल वाली आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, ये ट्यूनिका मीडिया है। और सबसे इनर जो होती है ना, वो ट्यूनिका इंटीमा होती है। ये अगर आप समझ लोगे तो आपको वो, जी बेटा देखो, ये जो रेड वाली लेयर है ना, इसके अंदर ही आपको ग्रीन वाली लेयर भी मिलेगी, और इसके अंदर ही आपको ब्लैक वाली लेयर मिलेगी। एक्सक्यूज मी, देखें मैं बता रहा था कि हमारी जो आर्टरी है, हमारी आर्टरी के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाली ये आपको रेड दिख रही है, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है, एक्सटर्ना, ठीक है। अच्छा, अगर ये ट्यूनिका एक्सटर्ना आप हटा दोगे तो निहाल आपको कौन सी दिखेगी? ग्रीन, जो यहाँ पे दिखाई गई है आपको, ये ट्यूनिका मीडिया है। और ये ग्रीन वाली भी हटा दोगे इसकी तो आपको कौन सी दिखेगी? ब्लैक वाली, जो आपको दिख रही है ट्यूनिका इंटीमा। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है जी, अच्छा जी, वो भी हम डिस्कस करते हैं, वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा देखें, आर्टरीज के अंदर कोई वल्व नहीं है। वल्व आपको हमने जैसे डिफाइन किया था कि वल्व वो चीजें, वल्व क्या होते हैं, कौन बताएगा? बैक फ्लो ब्लड को रोके। आर्टरीज के अंदर वल्व नहीं होते। देखो, आर्टरीज के अंदर डायरेक्ट ब्लड आता है हार्ट से, अगर इसके अंदर आएगा तो भी ब्लड हार्ट से आएगा, ठीक है जी हाँ। और अगर यहाँ इस आर्टरी के अंदर आएगा तो भी ब्लड हार्ट के थ्रू आएगा। हार्ट से जो ब्लड आता है ना, बड़ी स्पीड से आता है, बैक फ्लो के चांसेस ही नहीं है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई वल्व की बाहर नहीं होता, क्योंकि वो बॉडी से नीचे आ रही होती है, ठीक है जी हाँ। पल्मोनरी ट्रंक जो है, इसमें सिर्फ यहाँ पर वल्व है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी के अगेंस्ट है। उसके बाद आगे ये इतनी स्पीड से हार्ट पंप कर रहा होता है नॉर्मली कि ब्लड के वापसी आने के चांसेस ही नहीं होते,
ठीक है राजा बेटा, तो आपको याद ये रखना है कि हमारी आर्टरीज में कोई वल्व नहीं है। अच्छा, वेन्स में होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वहां यहाँ पर कोई वल्व नहीं है, नो वल्व। अच्छा, अब जो कि ब्लड आ रहा है आर्टरी के अंदर, कहाँ से आ रहा है समी? हेड से आ रहा है। इस ब्लड का जो प्रेशर है, जिसे हम बीपी भी कहते हैं, बीपी, वो बीपी बहुत ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर, बीपी स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर, वो भी बहुत ज्यादा होता है। अभी हम देखेंगे वेन में कम होगा, उससे हम नहीं देखें। 120/80 होता है नॉर्मल, 120/80 mm ऑफ mercury। जी हाँ बेटा, वो कंडीशंस अलग है, वो हम बात करेंगे। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब क्या है देखेंगे जरूर। तो आर्टरी के अंदर कोई वल्व नहीं है, एक ब्लड प्रेशर। अब मैं बताऊंगा, मैं पूछूंगा, आप जवाब दोगे, टेस्ट है आपका। आर्टरी का काम क्या था? सबसे पहले ब्लड को कहाँ लेके जाना? ब्लड को दूर लेके जाना। आर्टरी के पास ब्लड की नेचर क्या है? जो आर्टरी में ब्लड होगा उसकी नेचर क्या है? एक्सेप्शन कहाँ है? पल्मोनरी और अम्बिलिकल, इनमें कौन सा होगा? पल्मोनरी और अम्बिलिकल के अंदर कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है जी। अच्छा, आर्टरी के अंदर वल्व थे? आर्टरी के अंदर क्यों? क्यों जी? वेरी गुड। ब्लड का प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है कि इनको बैक फ्लो के चांसेस ही नहीं बनते। अच्छा, जो ब्लड का प्रेशर होगा आर्टरीज में, वो क्या होगा? ज्यादा, कम? क्यों? क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ज्यादा इस वजह से होता है क्योंकि डायरेक्ट ब्लड जो है वो हेड से आ रहा है ना, डेट्स वाई ज्यादा होता है प्रेशर। अच्छा ठीक है, ये तो इनके बारे में था। आर्टरीज की कितनी लेयर्स थी? कौन कौन सी? ठीक है, 3 लेयर्स हमने बात कर ली। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा इन लेयर के बारे में बता दो, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है जी, चलें जी, वेरी गुड। ये जो बाहर वाली लेयर है ना, बाहर वाली लेयर, क्योंकि ये सबसे बाहर मौजूद होती है ना, और चांसेस हैं कि इसके बराबर में दूसरी आर्टरी हो। ठीक है, तो दूसरी आर्टरी की मौजूदगी की वजह से इन दोनों में फ्रिक्शन हो सकती है। उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू मौजूद होते हैं, फाइब्रस, जो इनकी फ्रिक्शन को कम से कम, जी हाँ बेटा, वो इनकी फ्रिक्शन को कम से कम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी जो इसकी मिडिल वाली लेयर है ना, मिडिल, एम से मिडिल, एम से मीडिया, एम से मसल्स। अच्छा, वो मसल की बनी हुई है, वो मसल्स की बनी हुई है। अच्छा, इसकी मसल्स के होने की वजह से फायदा ये होता है, से फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मसल नहीं होते तो यहाँ से कौन मूव कर रहा है? हमारा ब्लड। कौन मूव कर रहा है इसके अंदर? ब्लड। ब्लड के प्रेशर की वजह से, मसल के होने की वजह से ब्लड जो है वापसी आ जाता है इस तरीके से। अगर यहाँ पे मसल नहीं होते तो ये ब्लड इसको तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता। ठीक है जी, जो कि बढ़ती उम्र के साथ बढ़ जाता है, स्मोकिंग के साथ बढ़ जाता है, देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ट्यूनिका इंटीमा, इसमें तो सेल्स होते हैं स्मॉलर, इसके सेल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, वो हल्की फुल्की सी डिफ्यूजन अलाउ करते हैं, इतना हमें नहीं देखना है। इसका इतनी डिटेल हम कभी बाद में बात करेंगे, हम स्ट्रक्चर से कंसर्न है फिलहाल। तो ये 3 लेयर्स हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। इसका फंक्शन सिर्फ ये है कि ब्लड को बॉडी से, ब्लड को हेड से अवे लेके जाना, बॉडी की तरफ लेके जाना। यहाँ तक बात आ रही है समझ में? आगे बात करें। हाँ बड़ा, ये एडिटिंग हो जाएगी, इसका कोई। ये आर्टरी के बारे में था। अब हम वेन को डिस्कस करते हैं। अब आपने आर्टरी पढ़ ली ना, वेन आप मुझे बताओगे। ठीक है, आर्टरी में ब्लड को, आर्टरी का काम क्या था? हेड से ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाना। वेन का काम ये होता है कि बॉडी से हेड की तरफ लेके आना। ये देखें, ये अलग अलग वेन्स है ना, ये हमारे स्किन से, मसल से, बोन से, यूरिनरी सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, फेस, नर्वस सिस्टम से ब्लड आ रहा है हेड के अंदर। ठीक है, और राइट साइड में। ठीक है जी। इसी तरीके से ये रेड वाली आपको दिख रही है, ये वाली, ये लंग्स से ब्लड लेके आ रही है। ठीक है जी, ये लंग्स से ब्लड लेके आ रही है हेड के अंदर। ये वेन है, वेरी गुड, पल्मोनरी वेन है ये, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी बेटा, पल्मोनरी वेन। देखें, वेन के अंदर, वेन का काम ये है कि जो ब्लड को बॉडी से लेके आए हेड के अंदर, और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब इसमें ऑक्सीजन कम हो। लेकिन एक्सेप्शन कहां पर है? एक तो पल्मोनरी वेन, ठीक है, और दूसरा, वेरी गुड, अम्बिलिकल वेन। एक तो पल्मोनरी वेन
और दूसरा ये अम्बिलिकल वेन, इन दोनों के अंदर कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नॉर्मली वेन के पास कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऑक्सीजन कम हो। आगे वाली क्लासेस में हम ये भी देखेंगे ये क्या मतलब है हमारा, कम ऑक्सीजन हो, ज्यादा ऑक्सीजन हो, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए 100 ml ब्लड के अंदर, ये भी हम कैलकुलेट करने का तरीका देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, हमने ये देखा कि जो आर्टरीज थी उनकी कितनी लेयर्स थी, वैसी ही लेयर्स वेन में भी मौजूद होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर जो है ना वो ट्यूनिका एक्सटर्ना होगी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये रहा ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, सेम सेम। और बीच वाली ट्यूनिका मीडिया और इनर वाली ट्यूनिका इंटीमा। इसके अंदर भी फाइब्रस टिश्यू होंगे। फाइब्रस टिश्यू का काम क्या होगा? फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। इस ट्यूनिका मीडिया का काम क्या था? जी जी, ब्लड को मूव स्किप नहीं होने देता अपना अंदर से। ट्यूनिका इंटीमा का काम क्या था? ठीक है जी, इस इंटर सेल से जो डिफ्यूजन वगैरह अलाउ करते हैं। और अब लास्ट जो ब्लड वेसल है उनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ये वाले ब्लड वेसल इनका नाम क्या है? कैपिलरीज, ठीक है जी। अच्छा, कैपिलरीज, कैपिलरीज का एक काम तो ये है कि इन दोनों को, आर्टरीज को और वेन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम होता है। कैपिलरीज इतनी पतली ब्लड वेसल्स होती हैं जो हर सेल के पास अपनी कैपिलरी होती है। देखिए अब होगा क्या ये हम समझते हैं। ये वाला जो ब्लड आ रहा था, ये वाला ब्लड जो आ रहा था, इस ब्लड की नेचर क्या थी? कौन सा ब्लड था ये? ऑक्सीजनेटेड, यानी इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर पहुंचेगा ये अपना ऑक्सीजन जो है वो ड्रॉप कर देगा। ये इसके अंदर ब्लड जैसे ही आया, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ पर मौजूद होंगे सेल्स, यहाँ पर इंडिविजुअल सेल्स मौजूद हैं, ठीक है जी। यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होकर के और इन सेल्स में शामिल हो जाएगा, ठीक है जी। सेल के अंदर इस ऑक्सीजन की मुलाकात, टेक्निकल टर्म में ध्यान से सुनिएगा, ग्लूकोज से होगी। ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज हमें प्रोवाइड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का मतलब वो फॉर्म जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा, मैंने आपको बताया जो ब्लड आया था वो ब्लड कौन सा था? ऑक्सीजनेटेड। उसने अपना ऑक्सीजन दिया सेल्स को, ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंबाइन हुए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, एटीपी मिला। एटीपी जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, मैं इतना बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ठीक है जी, ये सारी एनर्जी इसमें एटीपी यूटिलाइज हो जाएगा एनर्जी वाले प्रोसेसेस के अंदर। और ये वाटर जो है, वाटर भी कुछ एक्टिविटीज के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड बेचारा यहाँ से उठ करके यहाँ शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्लड यहाँ से आ रहा था वो कौन सा था? जब ये यहाँ तक पहुंचेगा तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो इस तरीके से बॉडी का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हार्ट की तरफ, हार्ट से लंग्स में उस ब्लड की मुलाकात किससे होगी? ऑक्सीजन से। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आएगा लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड से फिर बॉडी की तरफ, और इस तरीके से सर्कुलेशन चलती रहेगी। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो ये जो प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंबाइन हुए हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिली है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है जी। ऐसी बात नहीं है, सभी को बातें समटाइम समझ में आती है, ठीक है जी। सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं इसे, सेलुलर रेस्पिरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। राफे का सवाल जवाब जो है काफी हद तक ठीक था। सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं इसे, हम याद हो जाएगा, ये मेरी वारंटी है बेटा, ठीक है। इसे हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। तो आर्टरीज का काम क्या था? आर्टरीज का काम ये है कि एक तो इन दोनों को कनेक्ट करना, और दूसरा ये गैसेस, देखो ऑक्सीजन यहाँ गई और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलाउ करना, ठीक है। अब जो बच्चे जिनका दिमाग चलता है ना वो सवाल करते हैं, सर देखें आपने कहा ना ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा सेल के पास, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज क्यों नहीं हुआ? क्या ऑक्सीजन को कोई एतराज था यहाँ पर? वेरी गुड, यहाँ पर डेफिनेट लेयर्स थी, वो लेयर्स यहाँ पर नहीं होंगी, ठीक। कैपिलरीज में वो तीनों लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा जैसी लेयर्स नहीं होंगी। अगर होंगी भी ना तो बहुत ही थिन होंगी। ऑक्सीजन बोलेगा कि भाई मुझे आपकी टेंशन नहीं है, मैं आपसे गुजर जाऊंगा। सेम चीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर इन लेयर्स को क्रॉस करते हुए गुजर जाएगा। ये बात आ रही है दिमाग में? तो
इससे आपको समझ में क्या आ रहा है, एमसीक्यूज उस तरीके से आएगा, एट विच लेवल एक ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज पॉसिबल, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन। तो कैपिलरीज नहीं, इनके अंदर से है, इनसे रिलीज नहीं हो सकता ऑक्सीजन, दे नहीं सकते, लेके तो ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन इसके थ्रू बाहर मूव कर जाएगा, इनके थ्रू मूव नहीं करेगा। ठीक, ये आर्टरीज और वेन्स के थ्रू नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? हाँ, कैपिलरीज जो हैं वो ही ब्लड, इसके अंदर भी ब्लड, इनके अंदर क्या मौजूद था? ब्लड, ब्लड इनके अंदर क्या है? ब्लड। इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता, अगर जाएंगे ना तो ये अंदर जाकर ब्रांचेस बनाएंगी और वो ब्रांचेस फाइनली रिजल्ट ये होगा कैपिलरीज बन जाएंगी। जी, फाइनली कैपिलरीज ही बननी है। मैंने कहा ना, कैपिलरीज इतनी थिन होती है कि हर सेल के पास अपनी कैपिलरी होती है। ये मैंने आपको जूम इन करके दिखाया है, हर ऑर्गन के अंदर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर मौजूद होंगे कैपिलरीज के नेटवर्क। आ रही है बात समझ में? ये कैपिलरीज का काम था, वहां ये प्रोसेस होगा, और अगर कैपिलरीज नहीं है तो ये चीज नहीं हो पाएगी। तो कैपिलरीज का काम ट्रांसपोर्टेशन, कैपिलरीज का काम एक्सचेंजिंग का है, आर्टरीज का काम है ना ब्लड को लेके जाना है, वेन का काम लेके आना है, और आर्टरीज का काम जो है वो एक्सचेंजिंग का है। ठीक है राजा बेटा, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।